पिछले कुछ समय से हम कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, जो कि विज्ञान का एक भाग है, उसके अंतर्गत कार्य और ऊर्जा नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत में जो हमारा पिछला सत्र हुआ था, उसमें हमने कार्य को समझा था कि कार्य क्या है और धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य क्या होते हैं, और कार्य की जो परिभाषा है, सूत्र है, और कार्य का मात्रक, इन सब पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम एक नई राशि के बारे में बातचीत करेंगे जो ऊर्जा है। उससे पहले थोड़ा सा कार्य को रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। हमने देखा था कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यानी W इज इक्वल टू F डॉट S, जहां पर F बल है और S क्या है, विस्थापन है। कार्य का मात्रक ये भी हमने अध्ययन किया था कि कार्य का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर है, जिसे हमने क्या कहा था, इसको हम नाम दे देते हैं जूल। यहां तक हम पिछले टर्म में अध्ययन कर चुके थे। अब एक नई राशि की हम बात करते हैं जो है ऊर्जा। ऊर्जा को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा है क्या। ऊर्जा के लिए पहले हम कार्य से ही बात करते हैं। कोई भी वस्तु कार्य कर रही है, मान लिया ये कोई एक बड़ी गोली है जिसका द्रव्यमान m है, और ये क्या करती है, एक छोटी गोली, ये बड़ी गोली किसी वेग से गतिमान है और ये छोटी गोली स्थिर है, इसका वेग क्या है, 0 है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। अब ये इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होगा, सभी जानते हैं कि टकराने के बाद ये गोली भी कुछ दूरी तक गति करेगी और मान लिया ये नई पोजीशन में यहां पर पहुंच जाती है। तो ये क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ, और ये गोली इस पे क्या है, टक्कर के कारण कुछ बल भी लगा रही होगी। तो बल गुणा विस्थापन अगर हम इनका देखें तो फिर वो क्या होगा, हमें कार्य मिल जाएगा। तो हमने देखा कि इस गोली के अंदर इसकी गति के कारण एक ऐसी क्षमता है जो क्या कर सकती है, कुछ कार्य कर सकती है। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। कोई खेलता हुआ बच्चा है, चलती हुई रेलगाड़ी हो सकती है, बस है, कार है, ये गतिमान अवस्थाओं में अगर हैं तो हम कहते हैं क्या, कि इनके अंदर भी क्षमता है कि ये भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने गोली का उदाहरण दिया था, कुछ न कुछ कार्य कर सकती हैं। तो कार्य करने की इनके अंदर भी क्षमता है। अब एक ये धनुष है मान लिया, और इस पर एक तीर जो है तना हुआ है। तो जैसे ही हमें पता है कि अगर हम तीर को छोड़ेंगे तो ये तीर आगे बढ़ जाएगा, यानी तने हुए धनुष की स्थिति में इस तने हुए धनुष में ऐसी क्षमता है कि ये धनुष क्या कर सकता है, तीर को आगे फेंक सकता है या तीर को आगे बढ़ा सकता है। तो इन सब उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि जिन वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं उन वस्तुओं में कोई ना कोई ऐसी क्षमता है जो कुछ कार्य कर सकती है। यानी कैसी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता।
अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, तो इस कार्य करने की क्षमता को ही हम कहते हैं कि इसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की जो परिभाषा निकल के आई उसको हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुई ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा को हम सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी भी वस्तु में कोई कार्य करने की क्षमता है तो हम कह देंगे कि वस्तु में क्या है? ऊर्जा है, या वस्तु में ऊर्जा विद्यमान है। और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में ऊर्जा नहीं है। अब ये जो ऊर्जा है ये वस्तुओं के अंदर निहित होती है और उनके अंदर विद्यमान रहती है, लेकिन इसके रूप अलग अलग होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। यानी ऊर्जा जो है एक से अधिक रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इनमें से कुछ रूपों का अध्ययन, यानी ऊर्जा के कुछ प्रकारों का अध्ययन हम करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ऊर्जा के पहले रूप से, जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, इसको समझने के लिए हम फिर से बात करते हैं कुछ गतिमान वस्तुओं की। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि चलती हुई रेलगाड़ी, बस, कार, कोई गोली, दौड़ता हुआ कोई खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति, ये सब जो चीजें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण जो लिखे हैं, इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक उदाहरण में वस्तु जो है क्या है? गतिमान है। और गोली का उदाहरण मैंने दिया था कि जब एक बड़ी चलती हुई गोली किसी छोटी स्थिर गोली से टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या कर देती है? उस छोटी गोली में भी कुछ विस्थापन उत्पन्न कर देती है। और विस्थापन कैसे उत्पन्न कर रही है? वो बल लगाकर विस्थापन कर रही है, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है? बल गुणा विस्थापन यानी कार्य हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि चलती हुई जो गोली है उसमें क्या है? कार्य करने की क्षमता है, यानी उसमें ऊर्जा है। इसी प्रकार अगर हम चलती हुई रेलगाड़ी की बात करें, दौड़ते हुए व्यक्ति की बात करें, चलती हुई बस की बात करें, कार की बात करें, तो इन सब में भी क्या है? ये सब वस्तुएं गतिमान हैं और इनमें भी कार्य करने की क्षमता है। तो जो गतिमान वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा की एक परिभाषा जो हम लिख सकते हैं वो क्या होगी कि गतिमान वस्तुओं में निहित ऊर्जा गतिमान वस्तुओं में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है।
यानी गतिज ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन कैसी ऊर्जा है, जो गतिमान वस्तुओं में निहित रहती है, उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि चलती हुई रेलगाड़ी है, बस है, कार है, दौड़ता हुआ व्यक्ति है, दौड़ता हुआ बैल है, काम करता हुआ व्यक्ति है। यानी अगर वो गतिमान अवस्था में कोई भी आपका कोई भी वस्तु है, तो वस्तु क्या कहलाएगी कि उस वस्तु में क्या है, गतिज ऊर्जा है, यानी उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, गतिज ऊर्जा अगर वस्तु में है तो उसमें उसका गतिमान होना आवश्यक है। यहां पर हमने कहा कि वस्तु क्या है, अगर उसमें गतिज ऊर्जा है तो गतिमान होगी, और गतिमान होगी तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, किसी न किसी वेग से वो गति कर रही होगी। तो जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है वस्तु के वेग पर। और एक चीज हम और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जितनी अधिक द्रव्यमान की वस्तु होगी उसके द्वारा उतना ही ज्यादा क्या किया जाएगा, बल लगाया जाएगा। या मान लिया कोई अधिक द्रव्यमान की वस्तु एक निश्चित वेग से किसी दूसरी वस्तु पर टकराती है, तो वो ज्यादा उसमें विस्थापन उत्पन्न करेगी, बशर्ते कि किसी कम द्रव्यमान की वस्तु या कम द्रव्यमान की वस्तु की तुलना में। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक ये बड़ी गोली है और इस छोटी गोली पे टकराती है, और एक ये दूसरी छोटी गोली है, इस छोटी गोली पे टकराती है। ये छोटी गोली एक ही प्रकार की है, लेकिन बड़ी गोली, इसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है। तो क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, अगर ये समान वेग से टकराएं तो समान वेग से टकराने पर ये इस पे ज्यादा प्रभाव डालेंगी छोटी गोली पर, कौन सी, जो कि बड़ी गोली है। यानी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहां पर हमने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है किसी भी वस्तु की, वो दो राशियों पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा पवन चक्की होती है, पन चक्की होती है, ये सब भी क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। पवन चक्की किससे चलती है, बहती हुई हवा से, चलती हुई हवा से, और जितना तेज इसका क्या होगा, वेग होगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा वो उत्पन्न करती है जितना ज्यादा वायु का वेग होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है। यही उदाहरण हम पंचचक्की के मामले में भी ले सकते हैं कि जितना अधिक वेग होगा पानी का, उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसका मतलब कि वेग पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। और दूसरा समझ सकते हैं द्रव्यमान का, कि विभिन्न वस्तुएं जब समान वेग से किसी अन्य वस्तु पर टकरा रही हो, तो जो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, और कम द्रव्यमान वाली वस्तु कम ऊर्जा या कम प्रभाव उत्पन्न करेगी। इसलिए गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। तो इन दोनों तथ्यों को अगर हम मिला दें तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र बनता है वो बन जाता है आपके पास हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग। यानी गतिज ऊर्जा जो होगी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम ई के से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर हो जाती है हाफ द्रव्यमान m इंटू वेग v का वर्ग, v स्क्वायर। ये सूत्र हुआ गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा ई के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, वेयर m इज मास एंड v इज द वेलोसिटी। m द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है। इसका मात्रक अगर हम लें तो क्या बनेगा,
हाफ 1/2, ये नियतांक है, इसके कोई मात्रक नहीं होगा। तो एम यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और इसका वर्ग। तो कुल मिलाकर ये बना किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी राशि को हम एक नाम दे देते हैं जो कि है जूल यानी जे। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी जूल ही होता है, और हमने अभी पढ़ा था कि ये जूल जो है कार्य का भी मात्रक होता है। तो ये हमने गतिज ऊर्जा का मात्रक निकाला, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल निकला। लेकिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा होगी उसका मात्रक जूल ही होता है, ये सभी प्रकार के, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है तो ऊर्जा ही, इसलिए हम ऊर्जा का मात्रक जूल लिखते हैं, जो कि सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने गतिज ऊर्जा को समझा। गतिज ऊर्जा की गणना किस तरह की जाती है, इसको हम एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा है कि 15 किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसकी एक वस्तु है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसको हम समझ सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है वस्तु का m बराबर 15 kg और वेग दिया है v इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी अभी हमने इसका सूत्र लिखा था, हाफ mv²। इनमें हम इनके मान रख दें, 1/2 गुणा 15 गुणा 4 का वर्ग, 1/2 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 4। इसको हम हल कर लें तो निकल के कितना आता है 120, इसकी आप गुणा करके देख सकते हैं 120 जूल। तो इस तरह से हम गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। आपने देखा कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके सामान्य सूत्र से हमने निकाला, E इक्वल टू हाफ mv² से, जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र है। कितना निकला 1/2 गुणा mv²। उनमें हमने m का मान रख लिया, v का मान रख लिया, उसको केवल क्या किया हमने गणना की और गणना करके उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकल गई 120 जूल। तो गतिज ऊर्जा की अवधारणा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं और इस पर आने वाले आंकिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऊर्जा का अगला रूप है, अगला रूप है स्थितिज ऊर्जा। देखिए इसको समझने के लिए मैं कुछ स्थिर वस्तुओं की यहां पे उनके उदाहरण रखना चाहूंगा। अभी एक उदाहरण में लिया था कि कोई धनुष है और उसकी डोरी तनी हुई है, एक तीर डोरी पर लगा हुआ है। बच्चे खेलते हैं, एक स्लिंकी स्प्रिंग वाला जो होता है उसको हमने खींच के रखा हुआ है, या चाबी भरा हुआ खिलौना, और उदाहरण लेते हैं ऊंचाई पर रखी हुई कोई वस्तु। इस तरह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। इन सब उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि ये जितने भी मैंने उदाहरण यहाँ पे आपके समक्ष रखे हैं ये सभी स्थिर वस्तुएं हैं।
लेकिन क्या इनमें कोई कार्य करने की क्षमता है या ये कोई कार्य कर सकती हैं? तो हम देखेंगे कि यदि हम इस जो तनी हुई डोरी है धनुष की उसको छोड़ दिया जाए तो वो तीर को आगे धकेल सकती है। ये स्लिंकी है, हमने इसको स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है, अगर छोड़ दें तो क्या होगा, उसमें भी विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। चाबी भरा हुआ खिलौना है, जैसे ही उसको छोड़ा जाता है तो खिलौना गतिमान हो जाता है। ऊंचाई पर रखी हुई कोई वस्तु अगर गिरती है ऊंचाई से तो वो दूसरी वस्तु को विस्थापित कर सकती है, अगर उसे टकराती है तो यानी वो भी क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। यानी ये सभी स्थिर वस्तुएं हैं और इन स्थिर वस्तुओं में कार्य करने की कुछ न कुछ क्षमता है। तो वस्तु की अगर विशेष स्थिति और वो क्षमता कहां से आई, क्योंकि इन्हें इस स्थिति तक लाया गया है, वस्तु को ऊंचाई तक कहां, जमीन से उठाकर रखा गया है, खिलौने में चाबी भरी गई है, ये जो स्लिंकी है स्प्रिंग, इसको क्या किया गया है, खींचा गया है। ऐसे ही धनुष की जो डोरी है प्रत्यंचा, उसको भी ताना गया है यानी खींचा गया है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर हम वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं या उसकी आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में होने वाले परिवर्तन के कारण जो प्राप्त उसको ऊर्जा हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा आई कहां से, ये वस्तुओं के अंदर आई, कब आई, जब हमने क्या किया, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन किया। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा स्थिर वस्तुओं की ऊर्जा को कहते हैं। यदि स्थिर वस्तुओं में कार्य करने की कोई संभावना है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार हम स्थितिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये हमने क्या करी, इनके अंदर कार्य करने की संभावना थी और कार्य करने की संभावना के कारण ही हमने कहा कि इनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, इसलिए क्या है, इनमें ऊर्जा है। और चूंकि ये वस्तुएं स्थिर हैं इसलिए इनमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और वो ऊर्जा प्राप्त कहां से हुई, वो ऊर्जा प्राप्त हुई इन वस्तुओं की स्थिति में या आकृति में परिवर्तन करने के कारण। तो आज के जो सत्र में हमने ऊर्जा का जो अवधारणा है उसको समझा कि ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। इसको हमने समझा कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, जिसमें से हमने गतिज ऊर्जा पर चर्चा करी और स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा की और इनको समझा। आगे हम इसी को आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में, तब तक आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।